Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ की पर्टिकुलरली बहुत ही वेल रनाउंड जो पोइट्रीज हैं, पोइम्स हैं, उनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं आपके सिलेबस ऑफ यूपीएससी आईएएस मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल में प्रिस्क्राइब्ड है। सो पोइट्रीज पढ़ने से पहले जो पर्टिकुलरली प्रिस्क्राइब्ड जो पोइट्रीज हैं आपके सिलेबस में, उनको पढ़ने से पहले हम जानेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द राइटर और द पोइट बिफोर मूविंग अहेड विद हिज पोइट्रीज और हर पोइट्रीज। ठीक है, तो उनके वर्क्स को पढ़ने से पहले उनके बारे में जानना, बैकग्राउंड के बारे में जानना, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में जानना, उनका जो मेंटल स्टेटस था, जो एरना था उस टाइम का, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उन सब के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद द विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज बायोग्राफी। सो सबसे पहले शुरुआत होती है विलियम वर्ड्सवर्थ के बर्थ के साथ। सो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था ऑन अप्रैल 7, 1770 इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। इंग्लैंड के एक छोटे से हम कह सकते हैं कंट्री साइड, एक छोटे से विलेज में उनका बर्थ हुआ था। तो जब वो पैदा हुए थे तब से वो नेचुरल सराउंडिंग से हमेशा घिरे हुए रहे हैं। ठीक है, नेचर की लैप में वो उनका जन्म हुआ था और वहीं से वो नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हुए हैं। सो ही enjoyed a happy childhood under the loving care of his mother and was very close to his सिस्टर डॉरथी। ठीक है, उनका जो बचपना था बहुत जॉयफुल रहा था, हैप्पीएस्ट रहा था, and he was too much pampered by his mother and by his sister too, Dorothy, whose name was। तो उनके सिस्टर का उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी पोइट्रीज आपको उनकी देखने को मिलेगी जहाँ पे जो उनके सिस्टर डॉरथी, उन्होंने इंस्पिरेशन का काम किया है फॉर हिम। ठीक है, सो एज अ चाइल्ड ही वॉन्डर्ड हैप्पीली थ्रू द लवली नेचुरल सीनरी ऑफ कम्बरलैंड। कम्बरलैंड उनके विलेज का नाम है बेसिकली। सो कम्बरलैंड का जो नेचुरल सीनरी था उसमें वो हैप्पीली वो घूमते थे, उसमें वॉन्डर करते थे। नेचर की सीनरी में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी फील करते थे, एंड ही enjoyed a lot in nature. Later on in grammar school, Wordsworth showed a keen interest in poetry. बाद में स्कूलिंग के बाद उनको लगा, ड्यूरिंग स्कूलिंग उनको ये लगा दैट ही हैज़ टू मच इंटरेस्ट इन पोइट्री, इन कॉम्पोजिशंस। ठीक है, और उनका जो कॉम्पोजिशन था उसका इंस्पिरेशन बेसिकली वो नेचुरल, वो ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी रही है। ठीक है, सो ही वॉज वेरी मच फैसिनेटेड बाय द एपिक पोइट जॉन मिल्टन, एंड द फॉरमोस्ट थिंग कि वो बहुत ज़्यादा इन्फैचुएटेड थे जॉन मिल्टन से। जॉन मिल्टन जो कि वेल रेनाउंड पोइट है, जिनकी पैराडाइज लॉस्ट के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। इनफैक्ट जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट भी आपके सिलेबस में है। सो वर्ड्सवर्थ के बाद हम जॉन मिल्टन को ही पढ़ेंगे बेसिकली। सो later on he always spent his time in nature during his summer vacations. In fact जब वो कैम्ब्रिज में उनकी जब हम कह सकते ग्रेजुएशन उनका चल रहा था, उस ड्यूरेशन में जब भी उन्हें टाइम मिलता वेकेशन के टाइम पे, वो वापस अपने कंट्री साइड विलेज में जाते हैं और वहाँ पे जितना भी टाइम होता वो नेचर में ही बिताते थे। चारों तरफ हरियाली होती थी, ग्रीनरी होती थी, ब्यूटीफुल प्लांट्स होते थे, ट्रीज होते थे। ठीक है, उस सारी ब्यूटीफुल हम कह सकते थे एस्थेटिक सराउंडिंग में ही उनका बचपन निकला था। इनफैक्ट बाद में वो उनका इन्फैचुएशन का फैसिनेशन बन चुका था। ठीक है, सो बिफोर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कैम्ब्रिज ही टुक अ वॉकिंग tour थ्रू फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली इन 1790। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, ग्रेजुएशन से पहले कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट हुए, उससे पहले वो फ्रांस गए, स्विट्ज़रलैंड गए, इटली गए 1790 में। और जो एल्प्स थी, एल्प्स मेड एन इम्प्रेशन ऑन हिम। एल्प्स बेसिकली माउंटेन रेंज है इन यूरोप। ठीक है, जो कि स्प्रेडेड है इन यूरोप बेसिकली, जहाँ पे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली में इसकी जो रेंजेस है वहाँ तक है। सो ये जो सीन था, एल्प्स जो माउंटेन रेंज जो सीन था, वो उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती थी वो सारी चीज़ें।
ठीक है, नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ होती थी वो उसी में उनको इंटरेस्ट आता था सबसे ज़्यादा बेसिकली। So, revolutionary passion in France made a powerful impact on Wordsworth. जब वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए, मैंने अभी बताया था, तो उस टाइम पे फ्रांस में रिवोल्यूशन चल रहा था, और वो रिवोल्यूशन शुरू हुआ था 1798 में बेसिकली शुरू हुआ था, पर उससे पहले भी उसकी जो रूट्स थी वो शुरू हो चुकी थी। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन का आपको वर्ड्सवर्थ की लाइफ, उनके वर्क्स पे, उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। जब आप राइटिंग्स उनकी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, कि अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपको कुछ भी जानना है या उससे रिलेटेड आप चाहते हो कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई डेफिनेटली अपलोड द वीडियो रिलेटेड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो आगे क्या होता है, he wanted to improve his knowledge of the French language. फ्रांस में रहे, वहाँ की रिवोल्यूशनरी जब रूट कोर्स उन्होंने देखी, तो उनके मन में आया कि उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी चाहिए। फ्रेंच जो कल्चर था, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो हम कह सकते हैं एक तरीके से ट्रेडिशंस थे, वो उसको उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे वर्ड्सवर्थ को। सो and his experience in France just after the French Revolution reinforced his sympathy for common people and his belief in political freedom. जब वो फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था, उस टाइम का एक्सपीरियंस उनका यहाँ पे बताया गया है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन ने उनके अंदर एक ऐसा फोर्स अराइज किया, एक ऐसी सिंपथी अराइज की टुवर्ड्स द कॉमन पीपल एंड टुवर्ड्स द पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर द कॉमन पीपल। ठीक है, सो कॉमन लोगों के लिए उनके मन में एक सिंपथी अराइज हो गई ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट फ्रेंच रिवोल्यूशन पीरियड। तो अब उनका जो इंटरेस्ट था वो कॉमन जो लोग थे, उनका जो कल्चर था, उनकी जो फ्रिजियोलॉजी थी, या उनका जो डेली जो डायलॉग्स थे, उस पे अब विलियम वर्ड्सवर्थ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। सो अगर उनके इंस्पिरेशंस की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि उनका चाइल्डहुड इंस्पिरेशन, उनकी सिस्टर आप ले सकते हो डॉरथी, उनकी मदर जो कि एक इंस्पिरेशन थे उनके लिए। सेकंड, नेचुरल सराउंडिंग्स में पले बड़े हैं, तो वो दूसरा उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा हुआ है। एंड थर्ड वन इज़ दिस, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में उनका जो इंटरेस्ट था वो अब किसकी तरफ था, कॉमन लोगों की तरफ, उनकी लैंग्वेज की तरफ, उनके हम कह सकते हैं उनके वे ऑफ लिविंग की तरफ, किस तरीके से वो रहते हैं, उनके ट्रेडिशंस क्या है, उनकी कल्चर क्या है। सो एवरीथिंग विच रिलेटेड टू द कॉमन पीपल, अब उन सारी चीज़ों में विलियम वर्ड्सवर्थ का इंटरेस्ट बढ़ने लग गया था ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, अब आगे क्या होता है, वर्ड्सवर्थ फेल पैशनेटली इन लव विद अ फ्रेंच गर्ल। अब धीरे धीरे थोड़ा टाइम वो वहाँ पे रहे फ्रांस में, तो उन्हें एक फ्रेंच गर्ल थी हुज नेम वाज एनेट वैलोन, तो उससे उनको प्यार हो गया था बेसिकली, एंड थोड़े टाइम पे दे लिव्ड विद ईच अदर एंड दे फिजिकली इंटिमेटेड इवन। तो जो एनेट वैलोन थी, इनफैक्ट शी गेव बर्थ टू अ डॉटर टू हिज ऑन दिसंबर 1792। ठीक है, 1792 में उनकी एक बेटी भी हो गई विदाउट गेटिंग मैरी इनफैक्ट। ठीक है, अब आगे क्या होता है, लेटर ही वॉज फोर्स टू रिटर्न होम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट होते हैं कि अब विलियम वर्ड्सवर्थ को फिर से अपने घर जाना है। ठीक है, सो जो सेपरेशन था ना बिटवीन दीज टू पीपल, बिटवीन एनेट वैलोन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सेपरेशन भी उनकी लाइफ में, उनके दिमाग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए थे इनफैक्ट, एंड दिस सेपरेशन लेफ्ट हिम विद अ सेंस ऑफ गिल्ट, और उनके अंदर एक गिल्ट सेंस भी अराइज हो गया था, क्योंकि अर्लियर ही फेल इन लव विद अ गर्ल हु वाज फ्रेंच एंड लेटर ऑन ही वाज फोर्स्ड टू लीव हर इनफैक्ट। ठीक है, उसको छोड़ने पे मजबूर हुए, सेपरेट हो गए वो दोनों, तो सेपरेशन उनकी लाइफ का एक गिल्ट बन के रह गया था, और ये जो गिल्ट था दैट डीपनड इन हिज पोइटिक इंस्पिरेशन। तो अब उनके पोइट्रीज में, कॉम्पोजिशंस में भी ये सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा। एंड ही रिजल्टेड इन एन इम्पॉर्टेंट थीम इन हिज वर्क ऑफ अबैंडन्ड वुमेन। ठीक है, जो भी अबैंडन्ड वुमेन थी, जिनको छोड़ दिया जाता था बाय द मैन, तो वो भी एक रिकरिंग थीम बन चुकी थी उनकी पोइट्रीज की, उनकी कॉम्पोजिशंस की।
The year 1797 marked the beginnings of Wordsworth's a long friendship with Samuel Tyler Coleridge. सैमुअल टाइलर कॉलरिज से मिले थे विलियम वर्ड्सवर्थ 1797 के बाद, मतलब 1797 के ड्यूरेशन में ही वो सैमुअल टाइलर कॉलरिज से मिल चुके थे विलियम वर्ड्सवर्थ। उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा डीपन थी। इनफैक्ट उन दोनों ने मिलके ही रोमांटिक एरा, इंग्लिश लिटरेचर में जो रोमांटिक एरा था उसकी शुरुआत ही उन दोनों के साथ में जो उन्होंने कॉम्पोजिशन पब्लिश की थी उसी से हुई थी, जिसका नाम था लिरिकल बैलेड। और वो कब पब्लिश हुई थी? 1798 में। ठीक है, 1798 में लिरिकल बैलेड, जो कि सैमुअल टाइलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ की दोनों की ही कॉम्पोजिशन है ये, उसके पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक एरा की शुरुआत भी होती है। So Wordsworth wanted to challenge the guidelines and inane phraseology of many modern writers. अब इसका मेन मकसद क्या था? लिरिकल बैलेड को लिखने का मेन टारगेट क्या था कि कॉमन लोगों की जो भी लैंग्वेज है, उनके जो भी ट्रेडिशंस हैं, उनकी कल्चर है, उनकी फ्रेजियोलॉजी है, उनके डेली जो डायलॉग्स है, वो कॉम्पोजिशंस के थ्रू लोगों में स्प्रेड करना जितना ज़्यादा हो सके। और ये एक चैलेंज क्रिएट किया था उन्होंने उन सारे मॉडर्न राइटर्स के लिए, जो कि बहुत सारी, एक बोलते हैं ना, आर्टिस्टिक फ्रेजियोलॉजी के साथ अपने वर्क्स को इनोवेट करते थे। ठीक है, सो उन सब के लिए चैलेंज बन के रह गया था विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टाइलर कॉलरिज का ये कॉम्पोजिशन लिरिकल बैलेड, जो कि कॉमन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था। ठीक है, उन्हीं के डायलॉग, उन्हीं का जो बेसिक डे टू डे डायलॉग होता है, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, उसी वे ऑफ टॉकिंग में उन्होंने अपना ये वर्क कॉम्पोजिट किया था। Most of his poems in this collection centered on the simple yet deeply human feelings of ordinary people. जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, उनकी किस तरीके की फीलिंग्स होती हैं, उन लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो अपनी लैंग्वेज में क्या क्या फ्रेजेस यूज़ करते हैं, क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो सारे इन्होंने इस कलेक्शन में डाले। इस कलेक्शन की जो भी पोइम्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी। And his views on this new kind of poetry were more fully described in the important preface at he wrote for the second edition. Lyrical Ballad का second edition भी आया था, और उस second edition को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। उसके प्रीफेस को, सेकेंड एडिशन जो लिरिकल बैलेड का था, उसके प्रीफेस में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी इस चीज़ को डीपली डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इस तरीके की जो भी पोइट्रीज होती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन, तो वो सारी आपको उन पोइट्रीज, उन कॉम्पोजिशंस में देखने को मिलेगी। ठीक है, later on, in its successful blending of inner and outer experience of sense perception, feeling and thought, Tintin Abbey is a poem in which the writer becomes a symbol of mankind. टिंटन अबे जो कि आपकी सिलेबस में पोइट्री है, ठीक है, उसको अपन डेफिनेटली बहुत डीपली स्टडी करेंगे। सो टिंटन अबे एक ऐसी पोइम है जिसमें राइटर ने एक जो मैनकाइंड है उसको सिंबलाइज करके उसके जो परसेप्शंस होते हैं, उनके सेंस परसेप्शन, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, उन सबको कंपाइल किया है। ठीक है, सो द पोइम लीड्स टू इमेजिनेटिव थॉट्स अबाउट मैन एंड द यूनिवर्स। ये एक ऐसी थीम की तरफ मूव होती है जो कि इमेजिनेटिव थॉट्स अबाउट मैन एंड द यूनिवर्स के बारे में है। ठीक है, सो this cosmic outlook rooted in the self is a central feature of the romanticism. So ये जो cosmic outlook है ना, कि एक इंसान की जो सोच होती है, इमेजिनेटिव सोच होती है, जो उसे पूरे यूनिवर्स की तरफ ले जाती है, तो ये जो कॉस्मिक आउटलुक है, ये रूट कॉज है, ये रूटेड है इनटू द सेल्फ ऑफ एंड द सेंट्रल फीचर ऑफ रोमांटिक एरा, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मेन जो हम रूट कह सकते हैं वो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग है, उसके थॉट्स हैं, उसके इमेजिनेशंस हैं। ठीक है, तो सेंटर्ड बना दिया गया है रोमांटिसिज्म को बेसिकली एक इंडिविजुअल परसेप्शन पे। Wordsworth's poetry is undoubtedly the most impressive example of his view in English literature. और विलियम वर्ड्सवर्थ
और सैमुअल टायलर कॉलरिज से ही बेसिकली रोमांटिसिज्म की शुरुआत होती है। तो आपको वर्ड्सवर्थ की पोइट्रीज में ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ठीक है, सो बहुत इम्प्रेसिव एग्जाम्पल है ऑफ दिस, ऑफ दीज काइंड ऑफ पोइट्रीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, later on he had embarked on a long poem in unrhymed verse, the ruined cottage, later referred to as a padlock। एक और पोइट्री है जिसका नाम है द रूइन कॉटेज, जिसको बाद में द पैडलर नाम से बताया गया है। ठीक है, जिसको बाद में द पैडलर से रेफर कर दिया गया है। सो ये भी एक एग्जाम्पल है अनराइम्ड वर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्रीज। Later on, he could handle experiences in the philosophical lyrical manner only if they were closely related to him and could arouse his creative feelings and imaginations। तो अब अगर हम बात करें तो अगर विलियम वर्ड्सवर्थ कोई भी फिलोसफिकल लिरिकल पोइट्री को कॉम्पोजिट कर रहे हैं, उसका कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, वो तभी करते हैं जब वो क्लोजली रिलेटेड होती है या तो उनसे, और या फिर उनकी जो क्रिएटिव फीलिंग्स और इमेजिनेशन को हेल्प करे वो अराइज होने में। ठीक है, इसका मतलब होपफुली आप समझ रहे होंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ उन्हीं चीज़ों के बीच में अब थे जो कि एक कॉमन या ऑर्डिनरी या ह्यूमन सेंटर्ड हो। ठीक है, कॉमन ह्यूमन सेंटर्ड जो भी चीज़ें होती हैं जो उनके फीलिंग्स, उनके इमेजिनेशंस को अराइज करने में हेल्पफुल हो, वो उन्हीं से रिलेटेड कॉम्पोजिशंस को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग के अराउंड उसकी लाइफस्टाइल, उसके मैनर, उसके वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, सो एक कॉमन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के सराउंडेड उनकी जो कॉम्पोजिशंस थी वो अब रिवॉल्व हो रही थी। ठीक है, सो ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ही स्पेंट इन जर्मनी, सॉरी आप जर्मनी में आ चुके थे, और जर्मनी में उन्होंने अपने मैग्नम ऑपस मतलब ह्यूज वर्क, ठीक है, ह्यूज वर्क जिसका नाम है द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पॉइट्स माइंड, इसको पब्लिश किया, सॉरी पब्लिश नहीं किया, इसको लिखना शुरू किया था ड्यूरिंग विंटर्स व्हाइल ही स्पेंट हिज टाइम इन जर्मनी। तो उस टाइम पे उन्होंने द प्रिल्यूड पे काम करना शुरू कर दिया था। वन थिंग विच इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो वर्क था उनका द प्रिल्यूड, जो उनकी लाइफ का ड्रीम था, ये पब्लिश उनकी डेथ के बाद हुआ था। ठीक है, आगे ड्यूरिंग द मोस्ट प्रोडक्टिव सीजन ऑफ हिज लॉन्ग लिटरेरी लाइफ द स्प्रिंग 1802 तक उनकी जो लाइफ का हम बोल सकते हैं उनका जो क्रिएटिव वर्क्स थे, उनके जो आर्टिस्टिक वर्क्स थे वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड थे हम बोल सकते हैं, या फिर उनके जो फर्टाइल ईयर्स थे ऑफ द प्रोडक्शंस ऑफ हिज पोइट्रीज, ऑफ हिज कॉम्पोजिशंस। सो द आउटपुट ऑफ दिस फर्टाइल मंथ्स, ये जो फर्टाइल मंथ्स हम बोल सकते हैं उनके, या फर्टाइल ईयर बोल सकते हैं उनके राइटिंग्स के लिए, सो मोस्टली केम फ्रॉम अर्लियर इंस्पिरेशंस। उनकी ज़्यादातर जो पोइट्रीज़ हैं वो उनके पहले के इंस्पिरेशन से ही आती है, नेचर और कॉमन पीपल। जैसे कि मैंने बताया जब विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था, ही वॉज सराउंडेड बाय द नेचर एंड ही वॉज टू मच फैसिनेटेड बाय द नेचर। ठीक है, नेचुरल सराउंडिंग्स उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। कॉमन लोगों की तरफ जो उनका अट्रैक्शन बढ़ा, जो मैंने अभी मेंशन किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो रूट शुरू हुई तब से। ठीक है, सो ड्यूरिंग दीज फर्टाइल मंथ्स उन्होंने जो पोइट्रीज लिखी वो कौन कौन सी थी? टू अ बटरफ्लाई, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, टू द कुकू, रेनबो एंड अदर पॉइंट्स। ठीक है, सो उनके फर्टाइल जो पीरियड्स ऑफ ईयर थे उनमें उन्होंने अपने मोस्ट प्रोडक्टिव जो राइटिंग्स थी उनको प्रोड्यूस किया था। In the summer 1802, Wordsworth spent a few weeks in France with his sister Dorothy। अब 1802 कुछ टाइम बाद में जब वो फ्रांस गए अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ, तब उनके जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था या उनके राइटिंग्स का जो टर्निंग पॉइंट था वो शुरू हो गया था।
अब तक क्या था, वो नेचर से रिलेटेड, कॉमन लोगों से रिलेटेड, सेल्फ सेंटर्ड चीज़ों से रिलेटेड है, जो रिवॉल्व होती है अराउंड दी कॉमन ह्यूमन बीइंग्स, फीलिंग्स हम बोल सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस बोल सकते हैं, उनके डेली डायलॉग्स जो उनकी डेली लाइफ जो होती है उसके अराउंड रिवॉल्व हो रही थी, मतलब ऑप्टिमिज्म की तरफ अपग्रेड हो रहे थे। अब क्या होता है 1802 के बाद, जब वो आफ्टरमैथ इफेक्ट्स देखते हैं ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो ह्यूमंस ने किसको, नेचर को जो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, डिग्रेड करना शुरू हो गया कर दिया था, तब से उनकी जो ये जो पर्सपेक्टिव था वो उनका डिसल्यूशन हो गया था। अब वो पेसिमिज्म की तरफ मूव हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन जो कि नेचर से, कॉमन पीपल से, उनकी फीलिंग से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड था, अब सडनली इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वो दूसरा रूप देखते हैं ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ऑफ द नेचर, तब उनके लिए थोड़ा डिज़ास्टर्स कंडीशन खड़ी हो गई थी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आफ्टर फैक्ट्स का उनकी लाइफ पे, उनकी राइटिंग्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेसिकली। सो आगे हम अगर बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पैट्रियाटिक भी थे। उन्होंने पैट्रियाटिक थीम्स पे, पैट्रियाटिज्म पे कुछ कॉम्पोजिशंस भी दिए थे, जैसे मेमोरियल्स ऑफ अ टूर इन स्कॉटलैंड, या फिर द ग्रुप एंटाइटल पॉइंट्स डेडिकेटेड टू नेशनल इंडिपेंडेंस एंड लिबर्टी। ठीक है, सो कुछ पॉइंट्स उन्होंने अपने नेशन को, अपनी कंट्री को भी डेडिकेट करके लिखी थी। ठीक है, सो एक उनका पैट्रियटिज्म वाला जो फेस है वो भी यहाँ पे सामने आता है। The best poems of 1802 deals with a deeper level of inner change. 1802 के बाद जो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा सडन चेंज आया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वो सारी पोइम्स भी यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड पोइट्रीज़ में से एक है, जिस डेफिनेटली इस वीडियो के जस्ट बाद इसी पोइट्री से रिलेटेड वीडियो होगा। सो इस पोइट्री में आप देखेंगे कि किस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बचपन की मेमोरीज होती थी ना, विच वॉज सराउंडेड बाय द नेचुरल सीनरीज, वो सारी किस तरीके से वो मेमोराइज करते हैं, कितने दुखी होते हैं अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो नेचर सीनरीज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है। एंड ही प्लेनली रिकग्नाइज दैट द थिंग्स विच आई हैव सीन आई नाउ कैन सी नो मोर, yet he emphasized that although the visionary gleam had fled, the memory remained. अब उन्होंने इस पोइट्री में, इस कॉम्पोजिशन में, ये ऑड है बेसिकली, जहाँ पे उन्होंने अपनी बचपन की यादों को मेमोराइज किया था, जो कि उन्होंने नेचर के बीच में, नेचर की गोद में, नेचर्स लैप में बिताए थे। ठीक है, तो अब वो बोलते हैं कि हालांकि हो सकता है वो विजन्स जो थे, वो जो ग्लीम्स थे, वो जो लाइव स्ट्रीम्स थी जो पहले आंखों के सामने फ्लॉट होती थी, अब सिर्फ मेमोरीज में रह गई है। ठीक है, सो ऑल्दो द, अब वो बोलते हैं कि हालांकि सेलेस्टियल लाइट तो चली गई है, ठीक है, वो तो चली गई है, had vanished the common sight of the meadow, grove, stream, मतलब जो नेचुरल जो चीज़ें थी वो सारी अब धीरे धीरे वैनिश हो चुकी है। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स था ऑफ डिलाइट का, राइट। सो इस तरीके से पोइट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुके थे, हम कह सकते हैं वो डिप्रेस्ड हो चुके थे एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, कि नेचुरल जो सीनरीज हैं, नेचर जो है वो अब कन्वर्ट हो रहा था, नेचुरल जो सराउंडिंग्स हैं उसकी जगह उसको रिप्लेस कर रही थी अब इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो वर्ड्सवर्थ shed his earlier tendency to idealize nature and turned to a more calm doctrine of ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। अब वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव हो रहे थे। ठीक है, नेचर को जो पहले आइडलाइज करते थे अब उससे थोड़ा मूव हो रहे थे, राइट। और इसकी वजह से बहुत सारे पॉइट्स ने उनको इनफैक्ट क्रिटिसाइज भी किया और उस चीज़ को समझा भी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आफ्टर मैथ्स के बाद ही विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पर्सपेक्टिव थे टूवर्ड्स द राइटिंग वो चेंज हो गए। ठीक है,
His ecclesiastical sonnets are clear evidence of the way in which love of freedom, nature and the church came to coincide in his mind. ठीक है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे सॉनेट्स भी लिखे हैं जिनमें चीज़ें कोइंसिडेंटली एक दूसरे से मिल रही हैं, जैसे लव ऑफ फ्रीडम, नेचर और चर्च। ठीक है, जो उनकी लाइफ के इंस्पिरेशंस थे फॉर हिज राइटिंग। Wordsworth's growing apart from Cambridge, so sorry, not Cambridge, it's Coleridge. So, Wordsworth's growing apart from Coleridge in 1810 deprived him a powerful incentive to imaginative and intellectual alterness. अब क्या था, वर्ड्सवर्थ धीरे धीरे और आगे बढ़ती है जब उनकी लाइफ, तो सैमुअल टायलर कॉलरिज से भी वो अब डिपार्ट हो चुके थे। उस चीज़ का भी उन्हें दुख था, क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, क्योंकि बहुत क्लोज फ्रेंड रहे थे कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के, और उन दोनों ने बहुत सारे साथ में राइटिंग्स भी लिखी थी, बहुत सारी कॉम्पोजिशंस भी उन्होंने प्रोड्यूस की थी। तो वर्ड्सवर्थ अनडिमिनिश्ड लव फॉर नेचर, मतलब नेचर के लिए जो उनका प्यार था वो कम नहीं हुआ था, डिमिनिश नहीं हुआ था, विच मेड हिम व्यू द इमर्जेंट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो इमर्जेंट जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जैसे जैसे बढ़ रही थी ना, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, वो जो व्यू था कि किस तरीके से नेचुरल सीनरीज की जगह अब इंडस्ट्रीज ले रही थी, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील कर रहे थे। उन्होंने रिफॉर्म बिल को भी अपोज किया था जो कि 1832 में आया था, एंड उनके अकॉर्डिंगली ये जो बिल था उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले थे। सिर्फ इतना होने वाला था कि जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, अब लैंड ऑनर्स की जगह जो मैन्युफैक्चरिंग जो क्लास है, जो लेबर क्लास है, उनके पास आ जाएगा। ठीक है, पर रूल तो कोई ना कोई करेगा। ठीक है, डिमिनिशिंग पॉइंट तो वहाँ पे भी है। तो उन्होंने उस रिफॉर्म बिल को भी अपोज किया था, बट ही नेवर स्टॉप प्लीडिंग इन फेवर ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम। ठीक है, लेकिन फिर भी जो फैक्ट्री सिस्टम के जो भी विक्टिम्स थे उनको फेवर करना उन्होंने नहीं छोड़ा था। अपनी ड्यूटीज़ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्ले ऑन करी थी। In 1843, Wordsworth was appointed poet laureate. 1843 में उन्हें poet laureate भी अपॉइंट किया गया, laureate, official poet of the country. ठीक है, and on April 23, 1850, he died. So these are the things आप देख सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ में जो इम्प्रेशंस थे, वो क्या क्या इम्प्रेशंस रहे हैं थ्रू आउट। उनकी मदर का, उनके सिस्टर का उनके लिए प्यार। सेकंड, जो नेचुरल सीनरीज या नेचर को लेके उनका जो फैसिनेशन था, उसको लेके बहुत ज़्यादा वो पजेसिव थे। वो उनकी लाइफ का बहुत बड़ा इम्प्रेशन था उनकी पोइट्रीज़ के लिए। कॉमन पीपल, उनकी लाइफस्टाइल, उनके डेली जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो सारी चीज़ें, उनकी लाइफस्टाइल, एक ह्यूमन सेंटर्ड फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, इनर हम कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें उनके इम्प्रेशंस थी फॉर हिज राइटिंग्स। और बाद में जो पोस्ट इफेक्ट्स थे ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इमर्ज हो रहा था, जो उनकी फीलिंग्स कन्वर्ट हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, वो सारी चीज़ें आपको उनके पोइट्रीज़ में देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस।